हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, चैप्टर नंबर 11। इसमें हमने देखा कि वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं जो कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से डिफरेंट है। और जो सबसे पहला हमने कॉस्टिंग मेथड स्टार्ट किया था वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो क्या था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में? ट्रेडिशनल मेथड से के कंपैरिजन में जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को देखा था तब हमने क्या देखा कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवरहेड्स जो हम एब्जॉर्ब करते हैं वो हम कोई भी एक ही रिकवरी रेट लेते हैं, यानी एक ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेते हैं, whether it is machine hour या डायरेक्ट लेबर आवर या बेस्ड ऑन आउटपुट, जो भी उस डिपार्टमेंट पर जिसका भी इन्फ्लुएंस होता है हम वो ओवरहेड रेट लेते हैं और सारे ओवरहेड्स को उसी एक रेट के बेसिस पर चार्ज करते हैं। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड्स को हम वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं और फिर हम वो देखते हैं कि उन एक्टिविटीज को जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉस्ट ड्राइवर, उन कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर हम एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटीज की जो कॉस्ट होती है उनको प्रोडक्ट्स पर चार्ज करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था जिस पर हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों मेथड्स से कॉस्ट कैलकुलेट करी थी, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करी थी, एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें हमने बेनिफिट्स भी देखे थे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड्स का डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट आती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, तो अभी आइए हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ABC कि ABC कॉस्टिंग को अगर हम यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो कुछ एडवांटेजेस हमने कल देखे थे, जैसे कि हमने देखा था अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जो आजकल का मॉडर्न एनवायरनमेंट है, इतना टफ कंपटीशन है और कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया है ये वाला, इसलिए हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज़्यादा यूजफुल है बिकॉज वो एक्यूरेट कॉस्ट देती है। लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहाँ पर यूजफुल है ये भी हमने देखा था, जहाँ पर ओवरहेड्स का बहुत ही हाई प्रोपोर्शन है। तो जब ओवरहेड का हाई प्रोपोर्शन होता है और हम लोग वेरियस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर ओवरहेड एक्यूरेट चार्ज हो, इसके लिए ABC कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो चलिए आइए एडवांटेजेस देखते हैं। ABC हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट। As a result, pricing, sales strategy, performance management and decision making should be improved. तो सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ABC कॉस्टिंग में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आती है। क्यों एक्यूरेट आती है? अगर आप इतना डिटेल एनालिसिस करेंगे और इतना डिटेल एनालिसिस कर ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। ओके, तो कॉस्ट पर यूनिट अगर आपकी एक्यूरेट आ रही है तो इसका इम्पैक्ट किस किस पर जाएगा? सबसे पहला जो इम्पैक्ट जाएगा प्राइसिंग पॉलिसी पर। देखिए हम प्राइस किस तरह से चार्ज करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्राइस चार्ज करने का जो अब तक का हमारा ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है वो क्या है, हम पहले कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं। ओके, अब अगर आपकी कॉस्ट ही इनएक्यूरेट है गलत आ रही है तो आप अगर प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारी सेलिंग प्राइस होती है, तो अगर आपकी कॉस्ट ही इनएक्यूरेट आ रही है तो आपकी सेलिंग प्राइस भी एप्रोप्रिएट नहीं हो सकती है। तो ये हमारी प्राइसिंग पॉलिसी को अफेक्ट करता है। अकॉर्डिंगली हमारी सेल्स स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, अगर हम ABC कॉस्टिंग यूज करते हैं तो ये सब हमारा इंप्रूव होता है। It provides much better insight into what causes overhead cost. Okay? तो insight मतलब न्यू इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करा रहा है, तो ये हमें ओवरहेड कॉस्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है।
इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कौन सी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कुछ कॉस्ट जब हम इतना डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो हम बहुत कुछ जो कॉस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सब हमें कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है इन एबीसी कॉस्टिंग में। ABC recognized that overhead costs are not all related to production and sales volume। तो ABC से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्शन रिलेटेड है, कौन सी प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, इतनी डिटेल एनालिसिस से। In many businesses, overhead costs are a significant proportion of total cost, and management needs to understand the drivers of overhead cost in order to manage the business properly। जब हम इतना डिटेल एनालिसिस करते हैं और हमारे ओवरहेड्स को वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, उनको एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करने वाले ड्राइवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो हमारे ओवरहेड कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। ओवरहेड कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजिंग कॉस्ट ड्राइवर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल देखा था कि जैसे सेटअप कॉस्ट लग रही है, उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ सेटअप। प्रोडक्शन रन है, कंपोनेंट रिसीप्ट है, तो अगर कंपोनेंट रिसीप्ट की जैसे जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और हमें मालूम पड़ रहा है कि इन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिसिप्ट्स आ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी कंपोनेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे कम कर कर अपनी ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी कॉस्ट ड्राइवर का पता होने से हम अपनी कॉस्ट को काफ़ी हद तक मैनेज करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट रियलिस्टिक कॉस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हमने देखा मार्केट में इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट है, कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम एक्यूरेट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिवली हम इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ABC कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड कॉस्ट, नॉट जस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड। ये सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर ही, मतलब ABC को हम ओवरहेड पर ही, प्रोडक्शन ओवरहेड पर ही अप्लाई ना करके सारी की सारी ओवरहेड कॉस्ट पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ABC कैन बी यूज जस्ट एज इजीली इन सर्विस कॉस्टिंग एज इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ABC कॉस्टिंग को ना सिर्फ आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करें, बल्कि आप इसे सर्विस इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। और सर्विस इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, इससे पहले हमने सर्विस इंडस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, सर्विस कॉस्टिंग, और हमने उसका एक मेन फीचर देखा था कि सर्विस इंडस्ट्री में जो कॉस्ट होती है उसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड होता है। तो जब और ABC कॉस्टिंग कहाँ इफेक्टिव है, जहाँ हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड है और वेरियस प्रोडक्ट्स हैं आपके। तो जब हम वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हाई प्रोपोर्शन ऑफ हमारे ओवरहेड्स हैं, तब ये ABC कॉस्टिंग वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिवली यूज हो सकती है और बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स दे सकती है। तो हम इसको इजीली सर्विस एंड प्रोडक्ट दोनों जगह यूज कर सकते हैं। जैसे एडवांटेजेस हैं वैसे ही ABC के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, जो हमने डिसएडवांटेजेस देखे थे क्या था, एक तो ये काफ़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव रहता है। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। और ये हम ABC कॉस्टिंग कहाँ इफेक्टिव होता है, जहाँ हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड होते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ओवरहेड्स कम हैं, अगर आपके इतने हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड नहीं है और अगर आप वहाँ ABC कॉस्टिंग यूज करते हैं, तो इतना टाइम और इतना मतलब कॉस्टली आपका ABC कॉस्टिंग सिस्टम रहता है। तो जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, बेनिफिट अकॉर्डिंगली कम आएगा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका नेगेटिव आ सकता है। ओके, तो देखिए क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ABC विल बी ऑफ लिमिटेड बेनिफिट इफ द ओवरहेड कॉस्ट आर प्राइमरीली वॉल्यूम रिलेटेड और इफ ओवरहेड इज ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट। अगर ओवरहेड बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है, स्मॉल प्रोपोर्शन में है, तब ABC कॉस्टिंग के बहुत ही कम बेनिफिट्स रहेंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि बेनिफिट्स कम है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है। या फिर ओवरहेड कॉस्ट वॉल्यूम रिलेटेड है, क्योंकि अगर वॉल्यूम रिलेटेड है तब तो आपको ये इसका बेनिफिट बहुत ही कम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड है तो आपको जो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज पर ही ABC कॉस्टिंग ज़्यादा यूजफुल रहती है। It is impossible to allocate all overhead costs to specific activities.
देखिए एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी होती है, हमें क्या देखना होता है कि उनमें से कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज़ है, उसी के लिए हम कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करते हैं। और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम कहाँ पर अलोकेट कर देते हैं, जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उन पर अलोकेट कर देते हैं। तो कई बार मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं उन पर एलोकेट करने के लिए। Choice of both activities and cost drivers might be inappropriate। देखिए जो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आके ये एक्टिविटीज चूज करते हैं, उनके कॉस्ट ड्राइवर चूज करते हैं, इनमें क्या होता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। चूज करने वाले कौन होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं। अब उन्होंने अगर गलत एक्टिविटीज चूज कर ली या उन एक्टिविटीज के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर चूज किए वो अगर इनअप्रोप्रिएट हैं, गलत हैं, इनएक्यूरेट हैं, तो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो रिजल्ट्स आप लाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ABC कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्लेन टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कॉस्टिंग एक्सरसाइज। अब देखिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग काफ़ी इजी है, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। अदर स्टेक होल्डर्स को ABC कॉस्टिंग मेथड समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि ABC कॉस्टिंग डिटेल एनालिसिस और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है। बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम ABC माइट नॉट जस्टिफाई द कॉस्ट। अगर आपके ओवरहेड्स कम हैं, लो प्रोपोर्शन में है, या वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, या फिर अपने अगर इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ चूज़ करिए, इनअप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर चूज़ करें, तो वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जितना आपने उस पर एक्सपेंडिचर किया है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। यस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इट इज़ सिंपल टू अप्लाई? नो, बिल्कुल सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सो इज रेलिवेंट टू डिसीजन मेकिंग। इट्स अगेन रॉन्ग, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्म नहीं है। किसका फॉर्म है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है। यहाँ हम ओवरहेड ही एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ओवरहेड ही एब्जॉर्ब करते हैं, बट बेसिस चेंज होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन ओवरहेड्स आर वेरी लो। एब्सोल्युटली रॉन्ग, जब ओवरहेड्स आपके हाई होंगे तभी ये यूजफुल होगा। सो दीज थ्री आर रॉन्ग, ए इज द राइट आंसर। ये रहा। सो ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग हम लोग देखने जा रहे हैं, एंड दिस इज टारगेट कॉस्टिंग। ओके, तो सेकंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कि ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड है, वो मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। वो क्या है? टारगेट कॉस्टिंग। नाउ टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, मुझे अगर अभी किसी की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी होती थी तो हम क्या करते थे? सबसे पहले हम कॉस्ट देखते थे। अभी तक का जो हमारा प्रोसेस चलता आया है वो क्या था? हम देखते थे कि हमारी प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आई है। सपोज मेरी कॉस्ट आई है 100 रुपीज़, तो हम क्या करते थे? इस 100 में हम प्रॉफिट ऐड कर देते। अगर मुझे अपना इसमें प्रॉफिट रखना है 20 रुपीज़ का, तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है? 120 रुपीज़, या डॉलर में लेते हैं हम। ये $100 की अगर कॉस्ट है, प्रॉफिट ऐड किया $20, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? $120। ये अभी तक का हमारा प्रोसेस है, ये हमारा सिस्टम चला आया है कि हम लोग इसी तरह से अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते थे। नाउ अब मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, और मैंने उसकी मार्केट में सेलिंग प्राइस रखी 120। नाउ मार्केट में क्या चल रहा है? वो प्रोडक्ट ऑलरेडी $100 में अवेलेबल है। कितने में अवेलेबल है? $100 में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट या उससे सिमिलर प्रोडक्ट। तो एक बात बताइए, अगर वो प्रोडक्ट $100 में अवेलेबल है तो क्या कोई कस्टमर हमसे $120 में वो प्रोडक्ट बाय करेगा? आजकल इतना भयंकर कंपटीशन हो गया, इतना हैवी कंपटीशन है कि अगर आपका $1 या ₹1 का भी अगर चेंज आता है तो कस्टमर आपका शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? अगर आज हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अगर हम टारगेट कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट हमारे पास मार्केट में कितने में अवेलेबल है?
100 में। यानी कि हमने सर्वे किया, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर आप इसकी $100 ही सेलिंग प्राइस रखते हैं, सेलिंग प्राइस अगर आप $100 रखते हैं तो ही ये मार्केट में चलेगा आपका प्रोडक्ट। अगर आप 100 से ज़्यादा सेलिंग प्राइस रखेंगे तो इसको मार्केट ही अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो यानी कि हमारी टारगेट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 100 हो गई है। हमें 100 से ज़्यादा रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, तो हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग और ये सब खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी सेलिंग प्राइस को हम 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। प्रॉफिट देखा हमने, प्रॉफिट कितना कमाना है हमें? अब हमें प्रॉफिट कमाना है $20 का, क्योंकि इतना भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हमारे लिए वेस्टलेस है, तो वेस्टेज है। तो हमें क्या करना है, $20 का प्रॉफिट कमाना है। तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए हमारी? $80 की। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी $80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है? टारगेट कॉस्ट। क्या कहलाता है? ये टारगेट कॉस्ट कहलाता है। तो ये मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है कि अब हमने हमारा टारगेट डिसाइड कर दिया कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी कॉस्ट $80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी कॉस्ट आ रही थी $100, लेकिन हमारी कॉस्ट $80 से ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। तो हम अपनी इस कॉस्ट को ट्राई कर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, $100 से $80 तक लाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर हम $80 तक अपनी कॉस्ट लेकर आएंगे तभी क्या होगा, हम उसकी सेलिंग प्राइस $100, क्योंकि $20 का तो हमें प्रॉफिट ही कमाना है, तो हम उसकी सेलिंग प्राइस $100 रख पाएंगे और तभी हम मार्केट में टिके रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अब हम $80 तक अपनी कॉस्ट कैसे लेकर आएंगे? तो देखिए, कॉस्ट के वेरियस कंपोनेंट देखो किस तरह से बनी होती है। मटेरियल, तो हम मटेरियल में देखेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी। क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि क्वालिटी अफेक्ट होती है तो आपका हाथ से मार्केट जाएगा। क्वालिटी को मेंटेन करते करते हुए हम, और कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन है उसको मेंटेन करते हुए हमें अपनी कॉस्ट $80 तक लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे JIT टेक्निक यूज करने के लिए, जस्ट इन टाइम। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारी मटेरियल की सपोज कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम कैरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए JIT टेक्निक यूज कर सकते हैं, EOQ टेक्निक यूज कर सकते हैं, वेरियस अदर कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करके हम मटेरियल की कॉस्ट को एक लेवल तक कम ला सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आवर क्वालिटी। वेजेस की कॉस्ट को हम कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे? कुछ मोटिवेशनल स्कीम्स लाकर या इंसेंटिव्स देकर हम क्या करेंगे, इंसेंटिव वाली स्कीम्स लाकर, प्रोडक्शन रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम्स लाकर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी वेजेस की कॉस्ट को, एफिशिएंसी इंक्रीज करके वेजेस की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। ओवरहेड्स हैं हमारे, ओवरहेड्स को जहां हो सकता है वापस एनालिसिस करेंगे, जो ओवरहेड्स हम कम कर सकते हैं उन्हें कम करके हम अपनी कॉस्ट को $80 तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ कुछ, ये जो कॉस्ट हमारी ऑलरेडी इनकर हो रही है उन कॉस्ट को कम करना। एक और तरीका होता है, और भी कई सारी टेक्निक होती है, जिसमें फर्स्ट एक और टेक्निक होती है, वो होती है रीडिजाइन करना। अब क्या करना है, हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, अब मार्केट में उसकी कॉस्ट 80 लेकर आनी है, तो हम देखेंगे कि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, जो हमारा टारगेट कस्टमर है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे। सपोज हम जैसे एक पर्टिकुलर बिजनेस क्लास के लिए लेकर आए कोई प्रोडक्ट हमारा बिजनेस क्लास के अकॉर्डिंग, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, बिजनेस क्लास है, दिस इज द टारगेट कस्टमर। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में ऐसे भी फीचर्स है जो बिजनेस क्लास के अलावा और दूसरी क्लास के लिए भी हैं, लेकिन अगर हमें बिजनेस क्लास के लिए रखना है तो बाकी के फीचर्स जो बिजनेस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो रखकर रिमेनिंग फीचर्स को हम हटा देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट कम करने के लिए हम रीडिजाइन भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, कुछ ऐसी डिजाइनिंग लेकर आएंगे जिससे कि कॉस्ट कम हो जाए और जो टारगेट कस्टमर है उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी रहे। ओके, तो ये कुछ टेक्निक्स रहेंगी जिसके बेसिस पर हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? अभी तक हमारा क्या चला आ रहा था, हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, उसमें प्रॉफिट ऐड कर हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करके मार्केट में निकालते थे।
अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट या उससे सिमिलर प्रोडक्ट कम रेट में अवेलेबल होता था तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता था, फेल हो जाता था, कोई भी नहीं खरीद पाता था हमारा प्रोडक्ट। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है, अगर ये प्रोडक्ट या ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट आपका $100 में अवेलेबल है और आपको 20 का कमाना है, तो आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, $80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट कॉस्ट बोलते हैं। जब एक बार हमारी टारगेट कॉस्ट डिसाइड हो जाती है, फिर इस टारगेट कॉस्ट को अचीव करना हमारा मेन मोटो बन जाता है। उसको अचीव कैसे करते हैं, वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उनको हम वेरियस अदर टेक्निक से कम करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने टारगेट कॉस्ट को अचीव कर पाए विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज टारगेट कॉस्टिंग। चलिए आइए अब हम टारगेट कॉस्टिंग को एक बार पढ़ते हैं, क्या है ये। अ टारगेट कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट estimated by subtracting a desired profit margin from a competitive market price. What is target cost? Is a product cost estimated by subtracting a desired profit margin from a competitive market price. ये जो हमारी competitive market price है, इससे desired profit माइनस करने के बाद जो हमारी कॉस्ट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, टारगेट कॉस्ट बोलते हैं। This may be less than the planned initial product cost. देखिए यहां पर देखिए हमारी प्लान इनिशियल कॉस्ट क्या थी 100 और टारगेट कॉस्ट क्या है 80। तो ये प्लान इनिशियल कॉस्ट से कम हो सकती है, बट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बाय द टाइम द प्रोडक्ट रीचेज द मैच्योर प्रोडक्शन स्टेज। पर उसे अचीव करना ही हमारा मेन मोटो बन जाता है, मेन टारगेट बन जाता है। जब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है तब तक हमें अपनी वो अचीव कर लेनी होती है। द कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहता था, दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच, ये कन्वेंशनल अप्रोच था। वो क्या कहता था, प्रोडक्ट इज एन इंटरनल अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स अप द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इनकर्ड इन इट्स प्रोडक्शन एंड विल ऑफन डिटरमाइन इट्स सेलिंग प्राइस बाय एडिंग ऑन एन अमाउंट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता था कि आप पहले कॉस्ट पता करो, फिर उसमें आप कुछ भी एक अमाउंट ऐड करो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, और आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। दिस अप्रोच इग्नोर्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। तो देखिए ये वाला अप्रोच, मार्केट कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, क्या मार्केट में प्राइसिंग है, उस सब को इग्नोर कर ये वाला अप्रोच चलता था। ठीक है, the market demand conditions, prices set by competitors may not be fully reflected in the organization's pricing policy, but the starting point of target costing is an estimate of a selling price for a new product that will enable a firm to capture a required share of market. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमें मार्केट में वह प्राइस एस्टिमेट करना, वह सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करना जिससे हम मार्केट को कैप्चर कर सकें, मार्केट में अपना एक शेयर कैप्चर कर सकें। Next step is to reduce this figure by firm's required level of profit. This will take into account the return required on any new investment on an working capital requirement. This will produce a target cost figure for the organization. तो next हमारा क्या होता था, उसमें से हम desired level of profit माइनस करते थे। Okay? All departments responsible for getting the product to market will estimate cost and must jointly find ways to achieve the target. इसके लिए हम सारे ही डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करते थे ताकि सभी उस टारगेट कॉस्ट को अचीव करने में इक्वली कंट्रीब्यूट कर पाए। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, वैल्यू एनालिसिस करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ओके, वैल्यू एनालिसिस मतलब हम दूसरी सारी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग जिससे वैल्यू भी इंक्रीज हो, और आपकी रीडिजाइनिंग मतलब हम उसे रीडिजाइनिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि जो टारगेट कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बने लेकिन कम रेट में बने। सो दिस इज टारगेट कॉस्टिंग। इन एसेंस, conventional costing and pricing method can be described as bottom up in their approach. Bottom up कैसे, cost plus profit is equal to selling price.
तो कन्वेंशनल कॉस्टिंग हमारी यही थी। ये क्या कहलाता है, बॉटम अप, नीचे से हम मतलब कॉस्ट, सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते थे, कॉस्ट से स्टार्ट करते थे। ठीक है, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या अप्रोच कहलाता था, बॉटम अप कहलाता है। मतलब कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पर पहुंचने के लिए हम क्या करते थे, कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर कर सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हैं। लेकिन कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहलाता है, ये आपका टॉप डाउन कहलाता है। मतलब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करके आप कॉस्ट पर पहुंच रहे हैं, यानी टॉप से डाउन की ओर पहुंच रहे हैं, ये डाउन से टॉप की ओर पहुंच रहा है। दे स्टार्ट विद इंटरनल कॉस्ट, ये इंटरनल कॉस्ट से स्टार्ट करते थे और उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। टारगेट कॉस्टिंग इज ए टॉप डाउन अप्रोच, इट स्टार्ट विद a टारगेट प्राइस, डिराइव्स अ कॉस्ट फ्रॉम दैट प्राइस, और इस टारगेट प्राइस से हम कॉस्ट पर पहुंचते हैं, यहाँ कॉस्ट से हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। सो इट इज बॉटम अप, इट इज टॉप डाउन अप्रोच। ओके, सो दिस इज द टारगेट कॉस्टिंग। आइए क्वेश्चन लेते हैं टारगेट कॉस्टिंग पर। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के इज सेट एट $450 फॉर ईच यूनिट and company requires a return of 20% from the product. What is the target cost? देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस है $450, रिटर्न कितना चाहिए, 20% का रिटर्न चाहिए। तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, 450 में से 20% माइनस करिए, इट इज $360। तो क्या हमारी प्राइस होनी चाहिए, टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, $360। तो ये हमारी टारगेट कॉस्ट हुई है। सो दिस इज द टारगेट कॉस्ट। सो आई होप आप लोगों को ये टारगेट कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सिर्फ क्या करना होता है, हमें सेलिंग प्राइस में से रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो हमें चाहिए वो माइनस करो। सेलिंग प्राइस कौन सी, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका शेयर कैप्चर करने के लिए आपको जो प्राइस रखनी होगी वो लो, फिर उससे आप उस कॉस्ट पर पहुंचो जो कॉस्ट आपको अचीव करनी है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट कॉस्ट। तो अभी तक हम 2 ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। First one is ABC costing and second one is target costing. Now, अब हम लोग देख रहे हैं third alternative costing principle and that is life cycle costing. क्या है ये, life cycle costing. Okay, now what is life cycle costing? देखो, जब हमारा एक प्रोडक्ट, हम लोग एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, ओके, अभी तक हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड में क्या होता था, हम जो कॉस्टिंग करते हैं ना वो किस तरह से करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी अगर हम क्या हमारे उसमें बेनिफिट मिल रहा है, हम लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेते थे। टाइम पीरियड यानी कि जैसे जो ईयर है, जैसे हम ईयर 2019 ले रहे हैं या ईयर 2020 ले रहे हैं, ठीक है, ईयर 2020 में इस प्रोडक्ट से कितना हमारा रेवेन्यू आया, इस पीरियड पे कितनी हमारी कॉस्ट लगी, और वो माइनस करके हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे। ठीक है, ईयर 2020 में अलग, जितने आपका जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में है जितने टाइम पीरियड के लिए, वो उस टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जब आप कॉस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पर उसका बेनिफिट आप देखते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल लाइफ में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और टोटल कितना कॉस्ट है, दोनों को आपस में कंपेयर करो और फिर देखो वो प्रोडक्ट कितना आपको बेनिफिट दिया है या कितना बेनिफिट देने वाला है। ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिस ईयर के आप अकाउंट्स बना रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना रेवेन्यू रहा, कितना कॉस्ट है, उन दोनों को कंपेयर करके आप उसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं।
लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम टोटल लाइफ, उस प्रोडक्ट की टोटल लाइफ में कितना रेवेन्यू आ रहा है, जनरेट हो रहा है, कितनी उसकी कॉस्ट लग रही है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं एंड बेनिफिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तब टोटल उसके 5 साइकिल्स होते हैं। कैसा साइकिल? पहला साइकिल तो मार्केट में लॉन्च होने से पहले का होता है, ओके, और उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट स्टेज। क्या कहलाता है वो? डेवलपमेंट, क्योंकि इस टाइम तक तो वो मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ है। मतलब आज आप मार्केट में सेल्स के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन सेल के लिए निकालने से पहले आपको, जैसे पेन मैन्युफैक्चरिंग का है, ओके, अब मैंने एक नया पेन निकाला है, एकदम नई क्वालिटी का है, लेकिन अब मेरे पेन अगर मैंने मार्केट में सेल्स के लिए निकाला है, उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इस पेन को डेवलप करना होगा, इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, मुझे इस पेन का डिज़ाइन फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ मुझे देखना होगा, ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, फिर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए मुझे कंपनी, फैक्ट्री का सेटअप करना होगा और मशीन्स वगैरह लगानी होगी। देन मुझे इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। जब ये पेन मैन्युफैक्चर होगा तब हम इसे क्या करेंगे, मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे पहले की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट की स्टेज। फिर हम क्या करते हैं, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मार्केट में जब इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, वहां से उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज। स्टार्टिंग में जब मैं ये पेन मार्केट में निकालूंगी तब एकदम से इसकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। सेल क्या होगी, जब हम एकदम नया प्रोडक्ट है, मार्केट में लोगों को पता ही नहीं होगा कि मेरा प्रोडक्ट भी आया है। मैं धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे करके हमारी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़नी शुरू होगी। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में हमारी सेल्स बहुत कम होती है, ओके, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा प्रोडक्ट, इस तरह का कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। फिर लोगों को जब पता चलना शुरू होता है कि इस तरह का प्रोडक्ट है, अच्छा है, और लोग इसको खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो तेजी से हमारा क्या होता है, ग्रो होना शुरू होता है ये प्रोडक्ट मार्केट में। वो क्या स्टेज कहलाती है, ग्रोथ स्टेज कहलाती है। यहाँ पर तो क्या है, हमारा डेवलपमेंट ही चल रहा है। यहाँ तक तो हमने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ही नहीं किया, प्रोडक्ट को सिर्फ डेवलप कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेज में हम मार्केट में लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लोगों को पता चलना शुरू होता है। हम एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस बताना शुरू करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, इसके ये लोगों को पता चलता है। इस टाइम तक क्या होता है, लोग दूसरे पेन की ओर लॉयल होंगे। जैसे अगर मैंने पेन निकाला है तो वो दूसरे पेन अब तक यूज करते रहे होंगे, उसको छोड़कर वो हमारे पेन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये टाइम पीरियड कौन सा कहलाता है, इंट्रोडक्शन कहलाता है। एक बार जब उनको हमारा पेन पसंद आने लगेगा, फिर क्या होगा, हमारे पेन की सेल्स इंक्रीज होने लगेगी। तो ये स्टेज क्या कहलाएगी, ग्रोथ। फिर क्या होगा, मार्केट में और भी बहुत सारा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जितना मार्केट में हम लोग कैप्चर कर सकते थे, जितना हमारा शेयर हो सकता था, वो ऑलमोस्ट हम वो शेयर अचीव कर लेंगे। और ये स्टेज क्या कहलाती है, फिर हमारी मैच्योरिटी की स्टेज कहलाती है। क्या कहलाती है, मैच्योरिटी। यहाँ पर सेल थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है या डाउन जाती है, बट ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट चलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो इंक्रीज होने की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, या डिक्रीज होने की रेट भी कम हो जाती है। ये स्टेज क्या कहलाती है, मैच्योरिटी। क्योंकि तब तक हम इस स्टेज पर क्या होता है, ऑलमोस्ट जितने लोगों को हमारा पेन, जितने कस्टमर्स होते हैं, जो हमारा शेयर ऑफ मार्केट होता है, वो हम लोग ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुके होते हैं। इसके बाद जब ये वाला टाइम पीरियड निकल जाता है, इसके बाद क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की सेल्स डाउन होनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। क्यों डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, हो सकता है कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया जो हमारे वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा हो, या ये वाला पेन आउटडेटेड हो गया हो, कुछ नए टेक्निक के पेन आ गए हो। ओके, मोबाइल है, अगर मोबाइल की बात करें, स्टार्टिंग में जैसे हमारा मोबाइल का किसी को मालूम नहीं था, फिर धीरे धीरे हमारे मोबाइल के बारे में लोगों को पता चलना हुआ, तो ग्रोथ चलने लगा, हमने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, तो मैच्योरिटी आ गई। फिर क्या हुआ, नया लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोबाइल आ गया, ओके, न्यू फीचर्स के साथ आ गया, नया मोबाइल आ गया, तो हमारे वाला क्या हो गया, ये वाला मोबाइल आउटडेटेड हो गया, तो इसकी क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, ये वाली स्टेज क्या कहलाती है, डिक्लाइन स्टेज कहलाती है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में ये पूरी लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट की।
प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, ये वाली। डेवलपमेंट के स्टेज पर हमारा सिर्फ कॉस्ट ही लगता है, बेनिफिट कुछ नहीं होता, सेल्स कुछ नहीं होती। ओके, इंट्रोडक्टरी स्टेज पर भी हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि इस वक्त तक लोगों को इतना मालूम नहीं होता, तो हमारा इतना प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं होता है। ओके, प्रॉफिट कमाना ग्रोथ स्टेज से शुरू होता है और मैच्योरिटी लेवल पर हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं एंड डिक्लाइनिंग स्टेज पर हमें अगेन क्या होना शुरू हो जाता है, लॉस होना शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ प्रॉफिट तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है। ये वाली लाइन आपकी सेल्स की लाइन है एंड दिस इज फॉर प्रॉफिट। ओके, तो ये पूरा अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, डेवलपमेंट स्टेज से लेकर डिक्लाइन तक की, जब तक आपका प्रोडक्ट की लाइफ है तब तक जितना आपने रेवेन्यू अचीव किया है और तब तक ये आपकी जो कॉस्ट लगने वाली है, हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहलाता है। लेकिन ट्रेडिशनल और कन्वेंशन अप्रोच में क्या करते हैं, यहाँ हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देख रहे हैं। 1 ईयर है तो 1 ईयर में ही उसकी कितनी रेवेन्यू आई है और कितना कॉस्ट लगा, सिर्फ हम वही देखते हैं, वही कंपेयर करते हैं। ओके, सो दिस इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। चलिए पढ़ते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ट्रैक्स एंड एक्यूमुलेट्स द एक्चुअल कॉस्ट and revenues attributable to each product from inception to abandonment। inception मतलब जब उसका उदय हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग यानी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तब से लेकर abandonment यानी कि जब वो प्रोडक्ट पूरी तरह खत्म हो गया, आपने हटा दिया मार्केट से, तब तक उसका जो रेवेन्यू और जो उसकी कॉस्ट है उन सब को हम कंपेयर करते हैं। This is a technique which compares the revenue from a product with all the cost incurred over the entire product life cycle. Okay? देखिए, the product life cycle. The product life cycle suggests that all products pass through a number of stages from development to decline and is the basis for life cycle costing. क्या कहता है ये? हर प्रोडक्ट इन 5 स्टेजेस से निकलता है। पहला स्टेज है डेवलपमेंट, देन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। जब आपका डेवलपमेंट होता है तब आपकी कोई भी आपकी सेल्स नहीं होती। इंट्रोडक्शन लेवल पर आप सेल्स स्टार्ट करते हैं। ओके, ये ग्रोथ लेवल पर बढ़ती है। फिर मैच्योरिटी लेवल आता है जहां आपका कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बढ़ भी सकती है तो, लेकिन वो स्पीड से नहीं बढ़ती जो ग्रोथ स्टेज में बढ़ती है। एंड आफ्टर दैट मैच्योरिटी के बाद में वो डिक्लाइन होना शुरू कर देती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। डेवलपमेंट स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होता है क्योंकि जब तक सेल्स या रेवेन्यू जनरेट होना शुरू नहीं होता। इंट्रोडक्शन में भी आपका लॉस ही रहता है। ग्रोथ स्टेज में आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं, यहाँ सेल्स बढ़नी शुरू होती है। मैच्योरिटी पर आप हाई प्रॉफिट कमाते हैं एंड आफ्टर दैट डिक्लाइनिंग स्टेज में अगेन लॉस शुरू हो जाता है। ओके, चलिए ये स्टेजेस वापस देखते हैं। एट द डेवलपमेंट स्टेज द प्रोडक्ट इज नॉट येट बीइंग सोल्ड। यहाँ पर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, सेल्स आर नील एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर द क्रिएटिंग ए लॉस। एट द इंट्रोडक्शन product is launched onto the market, sales volume is likely to be a low level during this stage। यहाँ हमने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है, इसलिए सेल्स वॉल्यूम अभी क्या है लोगों को इतना मालूम नहीं है, तो हमारी सेल्स लेवल बहुत ही लो है। In addition, potential customers may not be fully aware of the existence of the product or may be reluctant to try new product, preferring to remain loyal to the products already established in the marketplace। तो ये इंट्रोडक्शन है। Now, during the growth stage, अब growth stage में क्या होता है? It is hoped that sales volume will increase rapidly। growth stage पर sales volume तेजी से बढ़ता है as consumers become more familiar with the product and it begins to take over the existing products in the market। At some point the growth in sales will slow। एक टाइम के बाद ग्रोथ जितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाता है एंड प्रोबेबली स्टॉप या फिर बंद हो जाता है। प्रोडक्ट हैव नाउ रीच द मैच्योरिटी स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। सेल्स आर स्टिल एट अ हाई लेवल।
सेल्स अभी भी हाई लेवल पर होती है। At this stage, some form of modification may be required to prevent the product from going into the final stage. इस स्टेज पर मेच्योरिटी लेवल पर हम अपने प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ताकि वो डिक्लाइनिंग स्टेज में जाने से पहले उसका वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाए, डिक्लाइन स्टेज पर थोड़ा सा देरी से चला जाए, हमारा लाइफ साइकिल थोड़ा सा और बढ़ जाए। During the declining stage, sales will fall, perhaps slowly at first, but the pace of declining is likely to increase. Product may have become outdated or unfashionable. अब प्रोडक्ट आउटडेटेड हो सकता है, अनफैशनेबल हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सकते हैं, ओके, और न्यू प्रोडक्ट्स में हैव एंटर्ड द मार्केट, अट्रैक्ट द कस्टमर्स अवे, जिससे आपके कस्टमर्स उनसे अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट से दूर हो सकते हैं। नाउ क्या एडवांटेजेस हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, क्यों हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते हैं? The forecast profitability of a given product over its entire life is determined before production begins. क्या होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करने से? देखिए, जैसे ही आपका प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, अगर आप उससे पहले ही लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर लेते हैं, एक आप फोरकास्ट, देखिए हम लोग एक्यूरेट तो नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम पीरियड में क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले ही अगर आप फोरकास्ट कर लेते हैं कि आपके ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितनी इसकी लाइफ होगी, कितनी इसकी रेवेन्यू आएगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, आप सब फोरकास्ट कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं, और आपको मालूम पड़ता है कि सपोज रेवेन्यू कम है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हो रही है, तो आप वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ही ना करें, प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आए, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आपको मालूम पड़ गया कि आपने एस्टिमेट कर लिया कि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उससे रेवेन्यू कम आएगा, कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी, तो क्या होगा, आप वो प्रोडक्ट ही लॉन्च ना करें या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफाई कर लें। आप कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें या ऐसे फीचर्स डालें जिससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर लेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट्स को लॉस में जाने से बचा सकते हैं। ओके, accumulated cost at any stage can be compared with life cycle budgeted cost प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब आपने स्टार्टिंग लेवल पर ही फोरकास्ट कर लिया, फिर आप किसी भी स्टेज पर जाकर अपने इस फोरकास्ट से कंपेयर कर सकते हैं कि कहीं हम लोगों की कॉस्ट इंक्रीज तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही सब कुछ कर लिया था। तो इससे प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर कंट्रोल, हर खर्चे पर प्रॉपर कंट्रोल रह सकता है। रेवेन्यू कम आने लगे तो हम प्रॉपर उसको मेथड्स अप्लाई करके अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज कर सकते हैं। Okay, so these are the advantages of life cycle costing. Now, comparison with traditional management accounting practices. अब life cycle costing को जब हम traditional management accounting practices से compare करें तो क्या होता है? देखिए, most traditional accounting reporting system are based upon periodic accounts. मतलब हम हर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हम एक अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंट्स बनाते हैं, या फिर आपने अगर ज़्यादा कुछ देखना है तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपका चल रहा है, जैसे सपोज मेरा एक लाइफ साइकिल, एक वर्किंग लाइफ साइकिल है 16 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का ना हो, कि अगर वो 16 मंथ्स का है उस प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल, तो हो सकता है हम 16 मंथ्स का कर लें। बेसिकली क्या होता है, आप 12 मंथ्स का एक अकाउंटिंग पीरियड का ही हम रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग हर ईयर होती है। Reporting product profitability in isolated calendar-based amounts rather than focusing on revenues and cost accumulated over the life cycle to date. तो पूरे लाइफ साइकिल में किसी भी प्रोडक्ट ने कितना हमें बेनिफिट दिया, कितना लॉस हुआ, हम वो कभी नहीं देखते ट्रेडिशनल मेथड में, वो नहीं देखते, बल्कि एक पीरियड में हमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है ओवरऑल हमारे बिजनेस से, हम वो चेक करते हैं या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का वो चेक करते हैं। Recognition of the commitment needed over the entire life cycle of a product will generally lead to more effective resources allocation than the traditional annual budgeting system. तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर लेते हैं तो आप अपना जो ट्रेडिशनल एनुअल बजट में जो हम बनाते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिवली आप लाइफ साइकिल में अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एनुअल, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही मालूम पड़ जाता है कि इन रिसोर्सेज को यूज करने से हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, तो हम अपने उसको ज़्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं।
Research and development, design, production, setup, marketing and customer service costs are traditionally reported on an aggregated basis for all products and recorded as a period expense. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे खर्चे हैं इसको हम पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट पर नहीं दिखाते, बल्कि क्या करते हैं, एग्रीगेट ओवरऑल कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स पर हुआ सबको एग्रीगेट करते हैं और जिस पीरियड में हमारा खर्चा हुआ हम उस पीरियड में दिखाते हैं. लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, इस कॉस्ट को हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पर आइडेंटिफाई करते हैं ओवर देयर एंटायर लाइफ साइकिल एंड टू एड कंपैरिजन विद प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेटेड इन लेटर पीरियड. हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सिस्टम में हम यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस, यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेज पर या उसके आगे भी जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और ये जो खर्चे हो रहे हैं, इनको हम पूरे लाइफ टाइम पर जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं. लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये जो खर्चा हुआ जिस टाइम पीरियड में हुआ उस टाइम पीरियड में हम उसको अपने प्रोडक्ट जो पूरे पीरियड में जो पीरियड कॉस्ट की तरह दिखाते हैं और उसको पीएनएल में चार्ज कर देते हैं. ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट पर उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, सारे प्रोडक्ट्स पर एक्यूमुलेटेड एग्रीगेट हम सारे प्रोडक्ट्स पर उसको चार्ज करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. Relationships between early decisions on product design and production methods and ultimate cost can therefore be identified and used for subsequent planning. तो जो रिलेशनशिप है, कैसे कि आप क्या प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन मेथड यूज करे जा रहे हैं, क्या उस पर अल्टीमेट आपकी कॉस्ट आने वाली है, ये सब जो हम स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते वक्त, वो हमारी सब्सिक्वेंट प्लानिंग में हमें हेल्प करती है. ओके, सो ये था हमारा कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. नाउ factors that need to be managed in order to maximize a product's return over its life cycle. अब देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करने का एक सबसे बेनिफिशियल जो पॉइंट होता है वो क्या पॉइंट होता है, यह हमें पता चल जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम क्या रेवेन्यू आने वाला है और क्या उस पर कॉस्ट लगने वाली है. सबसे पहली चीज, अगर आपको मालूम है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर होने वाली है और कंपैरेटिवली रेवेन्यू कम आने वाला, तो शायद आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च ही ना करें, वो प्रोडक्ट की जगह आप कोई और दूसरा प्रोडक्ट लेकर आए. या अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है हमें यही प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन अगर रेवेन्यू कम हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट पर रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हो और कॉस्ट कम हो जाए, ताकि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या रहे, बेनिफिशियल रहे. अब प्रोडक्ट को मार्केट में बेनिफिशियल बनाना है, आपको लाइफ टाइम के लिए बेनिफिशियल बनाना है, यानी कि रेवेन्यू आपको ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट को आपको लिमिटेड रखना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स यूज करके हम ये सब कर सकते हैं, वो हम यहां देखने वाले हैं. तो सबसे पहले डिजाइन कॉस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट. तो क्या कर सकते हैं, देखिए अराउंड 70% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट आर ऑफन इनकर्ड एट द डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ. It is absolutely vital therefore that design team do not work in isolation but as part of a cross-functional team in order to minimize cost over the whole life cycle. देखिए, जो प्रोडक्ट पर है कॉस्ट इनकर हो रही है, उसकी अराउंड 70% कॉस्ट हमारी कहाँ पर इनकर हो जाती है, इस डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते वक्त ही हमारी पता चल जाती है कि इस प्रोडक्ट पर हमारी कितनी कॉस्ट लगने वाली है. मतलब डिजाइनिंग में ही आपकी प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं एक मोबाइल बना रही हूँ तो मोबाइल के रिसर्च, डेवलपमेंट और उसके डिजाइनिंग पर भी हमारी ऑलमोस्ट 70% तक कॉस्ट लग जाती है. ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो डिजाइन टीम है वो अलग से काम ना करे, वो सारे टीम के साथ काम करे और पूरे लाइफ साइकिल पर कितना उस पर कॉस्ट इनकर होने वाली है, कितना रेवेन्यू आने वाला है, उन सबको ध्यान में रखकर इस तरह से डिजाइन करे ताकि हमारी कॉस्ट क्या रहे, कंट्रोल में रहे. नेक्स्ट है मिनिमाइज टाइम टू मार्केट. देखो,
आज हम लोग मार्केट में जितना जल्दी, आपको मालूम है कितना जल्दी कंपटीशन है मार्केट में, आज एक प्रोडक्ट आता है और उतना ही जल्दी वो मार्केट से आउट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, अगर इतना जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इस मार्केट में, अगर आपको लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी लॉन्च करना पड़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर से पहले आपको लॉन्च करना पड़ेगा। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर से पहले अपना मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो आप क्या कर सकते हैं? अपना लाइफ साइकिल को, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जैसे ही बढ़ेगी आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो इन ए वर्ल्ड वेयर कॉम्पिटिटर्स वॉच ईच अदर कीनली टू सी what new products will be launched, any new product must get into the marketplace as quickly as possible। जितना जल्दी हो सके आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दो। It is vital therefore for the first organization to launch its product as quickly as possible after the concept has been developed। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है आप उसे फॉरेन मार्केट में लॉन्च कर दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एक तो कॉम्पिटिटर से आप एडवांटेजेस स्टेज पर आ जाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट में कमाएंगे और अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल इटसेल्फ। तो लाइफ साइकिल ही आप बढ़ाने के लिए तो क्या करेंगे? वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया, लॉन्गर द लाइफ साइकिल ग्रेटर द प्रॉफिट। ठीक है, तो जितना ज्यादा लाइफ साइकिल होगा उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो लाइफ साइकिल इंक्रीज करने का पहला तरीका क्या है? आप प्रोडक्ट को मार्केट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, तो उतना जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने से पहले आपका लाइफ साइकिल उस प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ और दूसरे यूजेस भी या दूसरे मार्केट भी फाइंड आउट करें। And many organizations stagger the launch of their products in different world markets in order to reduce cost, increase revenue and prolong the overall life of the product। देखिए, पहला तरीका है मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स आए उससे पहले आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, या वो आउटडेटेड हो उससे पहले, मतलब आउटडेटेड होने वाला टाइम आपका क्या होगा? लाइफ साइकिल इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड तरीका क्या है? आप अपने प्रोडक्ट के लिए दूसरे यूजेस ढूंढें या फिर दूसरा मार्केट ढूंढ लें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने प्रोडक्ट को इस रीजनल मार्केट में करते हैं तो आप किसी दूसरे मार्केट में ले जाएं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इन दोनों का, वो है मूवीज का। आप लोग देखेंगे, अगर हम यहाँ पर इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं या फिर अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जैसे जो मूवीज हॉलीवुड में रिलीज हुई हैं आपकी, ओके, वो हॉलीवुड में इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई हैं। अब वो क्या है? वो वाली मूवीज, वो मार्केट उनका हॉलीवुड वाला मार्केट है, इंग्लिश वाला लैंग्वेज वाला मार्केट है। ये वाली मूवीज वो क्या कर रहे हैं? दूसरे वर्ल्ड मार्केट्स भी ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनको दूसरी अदर लैंग्वेजेस में डब कर दूसरे मार्केट में इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इन मूवीज का लाइफ साइकिल, वरना अगर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है, एक बार मूवी रिलीज हुई, लोगों ने देख लिया एंड देन वो मार्केट खत्म। लेकिन अगर अदर लैंग्वेजेस में कर रहे हैं तो उनका मार्केट वर्ल्ड वाइड हो गया है। वो उसे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेजेस में, चाइना में चाइनीज लैंग्वेजेस में, जहां कोरिया में कोरियन लैंग्वेजेस में, तो इस तरह से अदर लैंग्वेजेस में डब करके उनको रिलीज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इनके इसका लाइफ साइकिल है वो भी इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से इन सब मेथड से हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो उसकी लेंथ है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टर्स जिसे हम मैनेज करके अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को या प्रोडक्ट का रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग था। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।